कलम के इस सत्र में मैं नीलिमा डालमिया आधार, प्रभा खेतान फाउंडेशन, एहसास वुमन और सहयोगी दिनेश नंदिनी डालमिया रामकृष्ण फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं की मजबूती दिलाने की प्रभा खेतान फाउंडेशन की मुहिम अब भारत सहित दुनिया के 30 से भी अधिक शहरों और देशों में पहुंच चुकी है। अपनी भाषा, अपने लोग के मौलिक विचार को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम सहित दूसरे कई कार्य करता है, जिनमें एक मुलाकात विशेष, लफ्ज़, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और सब खासे लोकप्रिय हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को अपने प्रशंसकों से सीधे जोड़ना है। मुझे इस बात की खुशी भी है और गर्व भी कि कलम दिल्ली के सत्र में आज की हमारी मेहमान वक्ता प्रत्यक्षा सिन्हा जी हैं। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर प्लीज। अगर उन्हीं के शब्दों में मैं उनका परिचय दूं तो प्रत्यक्षा लिखती हैं, सोचती हैं, गुनती हैं, पावर ग्रिड में वित्त विभाग में कार्यरत हैं, संगीत और लिबरल आर्ट्स में रुचि रखती हैं, इतिहास और समय के रहस्य में मनुष्य के अस्तित्व का संदर्भ खोजती हैं, हर एक महादेश में एक बार घूम लेना, हर समंदर के पानी को छू लेने की ख्वाहिश रखती हैं, इन जगहों के लोगों से मिल लेना, उनका खाना चख लेना, उनकी भाषा सीख लेना, मानो ये इस एक जीवन में अनेक जीवन जी लेने की तमन्ना रखती हैं। प्रत्यक्षा का जन्म बिहार में गया में 26 अक्टूबर 1963 में हुआ। इनकी लेखन की शुरुआत ब्लॉग लेखन से हुई। 2003 में खुद ब्लॉग बनाकर लिखना इन्होंने शुरू किया और जल्द ही पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आपने अब तक कई पुस्तकें लिखी और इनके लिए सम्मान भी हासिल किए हैं। आप हिंदी के साथ ही अंग्रेज़ी में भी लिखती हैं और अनुवाद करती हैं। आपकी चर्चित पुस्तकों में जंगल का जादू, तिल तिल, पहर दोपहर, ठुमरी, बारिशगर, तुम मिलो दोबारा, तैमूर तुम्हारा घोड़ा किधर है, ग्लोब के बाहर लड़की, एक दिन मराकेश, रेन सॉन्ग आदि शामिल हैं। आपने मुक्तिबोध पर लेख और उनकी कुछ कविताओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। आपको लेखन के लिए कई सम्मान मिले हैं, जिनमें सोनभद्र कथा सम्मान, इंडो नॉर्वेजियन पुरस्कार, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान शामिल हैं। आपको कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप मिल चुकी है और आप संगम हाउस रेजिडेंसी की फेलो भी रह चुकी हैं। आप अपने मन की अंतरंग दुनिया को उजागर करने में बेबाक हैं। इसलिए अब और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं प्रत्यक्षा से आगे की चर्चा के लिए एहसास वुमन लखनऊ कनक रेखा चौहान आप दोनों को आमंत्रित करती हूँ। दोस्तों, जैसा हम महसूस करते हैं, जानते हैं कि हम जो आज अपने वर्तमान में कर रहे हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे सपने हैं, कहीं ना कहीं उसके तार हमारे अतीत से जुड़े होते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं प्रत्यक्षा जी के अतीत में झांकने की। लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपसे पूछते हैं कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, जवानी कहाँ गुजरी, कैसे गुजरी, तो कुछ बताइए हम लोग को। बचपन मेरा बहुत सारा रांची, जो भी झारखंड है, और तब उस समय बिहार भी होता था, तो रांची में बीता। और रांची की जो मिट्टी है, जो लाल मोरंग वाली मिट्टी, अगर आप लोग में से किसी ने देखा हो, तो एक स्पेशल जगह है। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। पूरा झारखंड बहुत खूबसूरत है।
वहाँ की मिट्टी बिल्कुल लाल मोरम वाली मिट्टी होती है, तो मुझे लगता है कि मेरे नाखून में वो मिट्टी अभी भी दब कर अभी भी है मेरे साथ, और मेरा शहर मेरे साथ चलता है। मैं भले 20-21 साल से गुड़गांव में रहूँ, पर मेरी जो रूट्स है मेरा वो वही है, और वही मुझे हमेशा खींच के लिए जाता है। तो वो शहर मेरे भीतर हमेशा चलता रहता है। स्कूल और शुरुआत के कॉलेज और जवानी के जो आलिशान दिन होते हैं वहाँ, और कुछ पटना के। वैसे रांची तो है ही झरनों का शहर है, टैगोर हिल का शहर है, एंड आई थिंक रांची जैसा हम जानते हैं, इट हैज हैड जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू किंग्स एंड मुगल इन्फ्लुएंसेस आल्सो। वो सब आपकी लेखन में दिखता है, वो आपको शायद उस शहर की हवा में विरासत की तरह मिला है। हर शहर की एक लय है, एक चाल है, एक कैरेक्टर है which influences our upbringing। वैसे इस बात में एक बात आपको बताएं, कुछ दिन पहले हम पुराने लखनऊ में अपने दोस्त यहाँ बैठे थे। वैसे दिल्ली है ना, रश रश, अभी यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, ट्रैफिक है, जैम है। लखनऊ में इट्स अ लेट बैक, सब हो जाएगा। तो वहाँ बैठे थे, बत्ती चली गई, फोन किया उन्होंने सब स्टेशन, तो बोले अरे मियाँ चली गई तो आ जाएगी, प्यारी चाय पी लीजिए। तो ये जो है लिखना पढ़ना, वो भी लखनऊ में भी शायरी इसी तरह मुझे लगता है पनपी, क्योंकि हमारे वो कैरेक्टर में है। तो अच्छा हुआ कि आप रांची में पैदा हुई, दिल्ली में नहीं। दिल्ली वालों से माफी। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा, क्या आगे, क्या प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही आपकी? मेरा मन हमेशा बहुत लिटरेचर में रहता था, तो मैं सोचती थी, जैसे बचपन में होता ना, बहुत सारे सपने देखते थे, तो इंग्लिश लिटरेचर कर लूँ कि हिस्ट्री पढ़ लूँ। इतिहास में बहुत ज़्यादा अभी भी मेरा मन रहता है कि मैं, इसलिए दिल्ली मुझे वैसे बहुत पसंद है। सारे ब्यूटीफुल रूइंस, आप कहीं भी निकल जाइए तो आपको, आप मुड़िए एंड यू सी मुगल पीरियड बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड वो मुझे लगता है कि बहुत आपको हमेशा कनेक्ट करता है अपने पास्ट से, जो बहुत सारे मॉडर्न शहरों में नहीं होता है। और मुझे लगता है कितने सारे शहरों के बाद सिर्फ एक शहर था जो मुझे, मैंने कहा अच्छा, हम सोचते हैं ना हमारे पास ये सब है विरासत, कल्चरल हेरिटेज, और रोम गए तो मुझे लगा ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं ना 2 कदम अपने आप को मैंने पीछे किया कि और लोग भी हैं। तो बट दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग अबाउट। कहते हैं कि दिल्ली जो है टूम्स का शहर है, लेकिन अब वही खूबसूरत लगते हैं हम लोग को। टूम्स है, बट अभी जैसे 2-3 दिन पहले, आई थिंक इट्स मोर लाइक ए इनफॉर्मल टॉक, तो आई कैन शेयर ऑन दिस। 2-3 दिन पहले हम गए थे कुतुब मीनार का जो अम्बावा था, इट्स सो अमेजिंग, बिकॉज आप बैठ के लाइटेड कुतुब देख रहे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं कि उस समय कैसा रहा होगा, घुड़सवार आ रहे होंगे और दुनिया कैसी होगी। और जब बहुत फर्टाइल इमेजिनेशन होता है तो आप प्रेजेंट को एकदम ही निकाल देते हैं, और ओनली इन द पास्ट आपको लगता है कि अच्छा ये दुनिया है, ये दुनिया दैट इज सो एक्साइटिंग एंड सो मिस्टीरियस। एंड आई डोंट नो, मुझे तो जीवन में हमेशा ये लगता है कि जो बहुत सारे समय हैं, अतीत और भविष्य और वर्तमान, ये तीनों शायद किसी ऑल्टरनेट पैरेलल डायमेंशन में सब साथ साथ घट रहे हैं। आपको सिर्फ नजर चाहिए उसको देखने के लिए। तो वो सब जो हमारे जो भागम भाग की बात आप कह रही है ना, दिल्ली में भागम भाग, या बड़े शहरों का जो मेट्रो सिटीज की जो दुनिया है, और थोड़ा ठहर के अगर हम सोचते हैं पास्ट एंड देन कहाँ से हम कहाँ आए, पता नहीं किसी डायमेंशन में वो दुनिया भी पैरेलली कहीं भड़क रही होगी। और यही चीज जीवन को इतना खूबसूरत बनाता है कि कितना सारा मिस्ट्री अभी भी अनरावल होने के लिए बाकी है हम लोगों के लिए। अभी नीलिमा जी ने बताया कि आपने फाइनेंस पढ़ा है। I was like, oh my God, she doesn't write books. What have I done? So I'm in the wrong profession. You don't only write books, you make books. So, आप ये बताइए कि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आप इतने दफ्तरों में काम कर चुकी है, बड़े आला दफ्तरों में काम कर चुकी है, तो क्या कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता है, आपने फेस किया है? नहीं, वो रहता है। इट इज लाइक पैट्रियार्की वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत ही डीपली एम्बेडेड है और हर जगह हम लोग को फेस करना पड़ता है, घर में, बाहर। और जिसको देयर सो मेनी मेन सिटिंग हियर, अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। वो चीज़ें आप बोल देते हैं बिना सोचे हुए कि इसका मतलब क्या है या कैसे किसी और उसको ये हर्ट करेगा उसके सेंटिमेंट्स को।
तो जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त आई रिमेम्बर उस ऑफिस में मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रहा था। तो आई जॉइन एनटीपीसी, उसका कहलगांव में, भागलपुर के पास में, आपको शायद पता होगा, कहलगांव में एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो जब मैंने वहाँ एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया, ऑन जॉब ट्रेनिंग तो मेरी 2 महीने की, तो आई वाज द ओनली वुमन इन द एंटायर कैंपस एंड पीपल वुड कम टू सी मी, कोई लड़की ने ज्वाइन किया है, और लोग आते थे देखने के लिए। तो इट वाज लाइक वियर्ड एक्सपीरियंस। तो वो हुआ, बाद में आई गॉट पोस्टेड, पटना में मेरी पोस्टिंग हुई, तो देयर वाज लेडीज टॉयलेट नहीं होता था उन दिनों, बिकॉज कोई लड़की थी ही नहीं लगता है। तो लोग बड़े हैरान होते थे कि मतलब ये तो कैसे करेंगी ये काम, और आप तो 5:30 बजे निकल जाइए, ये सब जो स्टीरियोटाइप रहता है वर्किंग वुमेन का। तो थैंकफुली अब वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा एक बेहतर माहौल में वो लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ से। तो धीरे धीरे करके देन यू लर्न टू हैंडल, और फिर लगता है कि जब आप नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल एरिया में हैं, तो बेसिकली you become like genderless when you are working. So I'm not even when I write, तो मुझे लगता है कि मैंने जेंडर को हटा दिया, और I am what I am doing, you know, ऑफिस में काम कर रही हूँ या लिख रही हूँ। तो फनीली मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो मेल हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेन साइकी में घुस के इट इज़ मोर चैलेंजिंग टू राइट लाइक दैट। तो शायद राइटर होने का यही, या कोई भी आर्टिस्ट होने का यही मज़ा है कि आप बॉडी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप कहीं भी चले जा सकते हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एंड यू कैन बी एनीवन दैट यू वांट। आपने अभी पेट्रियार्की का जिक्र किया, तो क्या आपने कभी, आपको ऐसा लगता है कि जो एंटाइटल्ड सेक्सिस्ट माइंड है, दिस इज नॉट अबाउट मेल बैशिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग जनरली, सो क्या ये आपके कैरेक्टर्स में वैसा आप दिखाती हैं, या यू वर्क ऑन इट, यू इम्प्रूव, यू हैव सर्टेन आइडियल मेल, उस तरह से कुछ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो मेन आर इनिशिएटेड इनटू इट, आई मीन सबकॉन्शियसली। तो आपके कैरेक्टर्स में कभी ऐसा होता है, आपने कभी कोई ऐसा कैरेक्टर बनाया है जो आइडियल हो, या फिर ऐसा जो बहुत ही सेक्सिस्ट हो? हर तरह के कैरेक्टर्स हैं, सेक्सिस्ट तो आपको चारों तरफ दिखते रहते हैं, बट आई मीन इट साउंड्स वेरी क्लीशेड व्हेन एवरी वुमन सेज कि बट माय हस्बैंड एंड माय फादर, यू नो, लाइक द परफेक्ट पीपल, बट बाकी सारे जो मैंने वो, ये हर लोग ये बात कहते हैं, बहुत क्लीशेड साउंड करता है, फिर भी आई विल स्टिल से कि वो कंडीशनिंग को अनलर्न करने में भी बहुत दिल्ली दूर है। बिल्कुल। तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको क्या लगता है कि नेशन बिल्डिंग में एज अ ब्यूरोक्रेट किसी का क्या रोल होना चाहिए, और क्या आप उसको पूरी तरह निभा पा रही? मुझे लगता है अगर हम लोग कमिटमेंट से काम कर रहे हैं, द ओनली थिंग दैट वी कैन गिव टू आवर प्रोफेशन इज 200% कमिटमेंट। एंड एज अ वुमन मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए आई शुड नॉट एक्सक्यूज माई सेल्फ कि मैं तो औरत हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, और मैं देर तक नहीं बैठ पाऊँगी, मैं बाहर टूर पर नहीं जा पाऊँगी। आई हैव डन वेरी डिफिकल्ट यू नो ट्रैवल्स ऑफिशियली, एंड मतलब कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं औरत हूँ इसलिए मैं ये नहीं करूँगी। तो वो 200% जो कमिटमेंट और एक सिंसियरिटी देना होता है, एंड देन पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू आर डूइंग। तो वो धीरे धीरे वो एरिया आसान होता जाता है। शुरू में बहुत मुश्किल आती है, फिर आप एक बार एस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर आसान हो जाता है। तो इट इज़ ईजी नाउ, मच ईजी, एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब आई डोंट गेट मंडे ब्लूज, so that is something like initially I used to be कि I can't do this 9 to 5 job ever, मतलब 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, फिर मैं निकल जाऊँगी इससे। But now I realize कि it's giving me a lot of satisfaction, एक worthwhileness की feeling आती है कि आपने एक challenging task किया, तो उसका मज़ा अलग है, और शायद उधर बहुत मज़ा मिलता है, इसलिए मैं इस तरफ भी आ सकती हूँ with you know a lot of like एक range हो गया मेरे पास कि मैं वहाँ से escape करके यहाँ आती हूँ, और यहाँ से escape करके मैं अपने प्रोफेशनल एरिया में चली जाती हूँ। ये किताब तो हमको आज मिली है, लेकिन प्रतीक्षा जी ने हमें इसके कुछ आज व्हाट्सएप किए थे। तो जब हम इसे पढ़ रहे थे तो जिस चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो ये थी कि उसकी भाषा, ये वो भाषा उन्होंने लिखी है जिससे कि मेरे हमउम्र सुनकर बड़े हुए हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग घर में बोला करते थे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इसको अगली पीढ़ी के लिए सहेज लिया है। और ये भाषा कैसे आपने याद रखी,
मतलब you must have drawn from your reservoir of memories. एक एक शब्द ऐसे हैं, मैंने कुछ मतलब जो आपका एक वर्ड क्राफ्ट है, इट्स सिंपली इनक्रेडिबल. कहीं पे she has used onomatopoeia, कहीं पे imagery इतनी अच्छी है, वो जब आप पढ़ेंगे तब आप महसूस करेंगे. तो हम थोड़ा सा आपकी इजाजत हो तो कुछ पढ़ें. खिड़की के सिल पर एक पोर्सलेन का मेढक बैठा है किसी लाल छाती वाली मुटल्ली चिड़िया के संग. और मुटल्ली वर्ड जो है ये हम लोग बोलते ही नहीं है अब. किसी मुटल्ली चिड़िया के संग और एक गुलदान है, हम लोग आवाज ही बोलते हैं, गुलदान कहाँ बोलते हैं, जिसमें लंबे डंठल का खूबसूरत बैजनी फूल है. बैजनी भी नहीं बोलते हैं. बाहर फुटपाथ पर भाप उठ रहा है. एक नीली खिड़की थी सफेद सलाखों के पीछे. फिरोजा बदरंग सब्जा दीवार के पीछे कौन सी दुनिया थी. एक लाल ग्राफिटी, उदास आंखें, मुस्कुराता चेहरा. एक बिल्ली थी दीवार के साए में छाया सेक रही थी. एक मन था उमंगने खिलने को तैयार. बहुत खूबसूरत. एक भूरी दाढ़ी वाला शख्स था बुलाता बुलाता. एक तस्वीर थी किसी ने ठहर कर मोहब्बत से खींची थी. उसकी नजर थी ही ऐसी जो मामूली में खास देख ले, फिर खास में जादू भर देना तो उसकी नजर का ही कमाल है. ये आपकी नजर का कमाल है कि आपने फ्रांस के एक सड़क के कोने को इतनी खूबसूरती से इसमें उकेरा है. अब आपने ये जो भाषा है इसको मतलब मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगता है कि कैसे कोई याद रख सकता है पिछले 40-50 साल बरस पहले जो भाषा बोली जाती थी, और उसको आपने लिखा भी है. पूरी किताब आपकी, उसमें आप जो नयन है और हीरा जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके बूढ़े बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं, कैसे याद किया आपने, कैसे इनको लिख लिया? ये भाषा मेरे से भी बिसर गई थी. अब ये मत कहिएगा बिसर गई थी. जी जी. और जैसे होता है ना हम लोग सब, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कभी अंग्रेज़ी में कभी हिंदी में. तो एक चीज़ कहूँ कि जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं या अंग्रेज़ी जब बोलते हैं तो हिंदी नहीं मिलाते हैं उसमें, मैं बहुत प्रभावित होती हूँ उन लोगों से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाती. तो जब हम कॉलेज से निकले और स्कूल और फिर नौकरी, तो आप अंग्रेज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं. लिखना भी सब अंग्रेज़ी में ही होता है. फिर ये ब्लॉग राइटिंग जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि एक दुनिया फिर से खुल गई आपके सामने. जब लोग हिंदी ब्लॉगिंग, आई थिंक 10-15 साल पहले लोगों ने स्टार्ट किया तो 40-50 लोग थे जो ब्लॉग करते थे. और मुझे लगा कि अरे ये तो हम वापस बचपन में पहुंच गए हैं कि लोग उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग लिख रहे हैं बचपन के बारे में, कॉलेज के दिनों के बारे में. तो वहाँ से मेरी जर्नी मतलब हिंदी में वापस लौटने की हुई. तो हिंदी छूट गई थी बिल्कुल, मेरे जहन से निकल गया था सब. और धीरे धीरे जब लिखना शुरू किया तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे कभी माँ कोई शब्द का इस्तेमाल करती थी तो वो ध्यान आया. मेरे पेरेंट्स मतलब दोनों अलग अलग, माँ मगही बोलती थी और पिता भोजपुरी, जो मुझे दोनों नहीं आता, पर मुझे अब लगता है कि आना चाहिए. ये वो बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों ने खो दी है. तो मैं एफर्ट करके मैं याद करने लगी कि वैसे हमारे यहाँ घर में हमेशा, बिकॉज दोनों लोग अलग भाषा बोलते थे, तो खड़ी हिंदी जिसको कहा जाता है, तो खड़ी हिंदी में ही ज़्यादा बात होती थी. और उन दिनों घर में अगर आप अंग्रेज़ी बोलते थे तो बहुत ही खराब माना जाता था कि आप स्कूल से आए और स्कूल में डांटा जा रहा है कि आप हिंदी मत बोलो, आप सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करो. और घर आए और अंग्रेज़ी बोली तो पेरेंट्स कहते थे कि ये क्या, तुम अपना मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ टाइप की बात हो जाती थी. तो हम लोग कोशिश करते थे कि हिंदी बोले, लेकिन वो समाव बढ़ते बढ़ते वो चीज़ ख़त्म हो गई. और ख़ास करके ऑफिस और दूसरी दुनिया में आके एकदम ही हाइब्रिड भाषा अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन ये जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लिख रही हूँ और कम से कम लिखने में तो मैं इन चीज़ों को, तो धीरे धीरे करके जैसे लिखने लगी तो एक एक करके शब्द याद आने लगे कि कभी मेरे पापा ऐसे बोलते थे, मेरी माँ ऐसे कहती थी, मेरी नानी वो कहती थी. तो उन शब्दों को सहेजने का मुझे लगा कि एक तरीका है कि मैं इनको खूब इस्तेमाल करूँ, लिखूँ इनके बारे में. और हर बार मेरे लिखे में वो आने लगा ज़्यादा ज़्यादा. और तो ये मुझे खुद अच्छा लगता है कि वो एक दुनिया है जो खो गई थी, उसको कहीं से किसी तरीके से मैं थोड़ा बहुत मामूली तरीके से अगर बचा सकूं, सहेज सकूं, तो वो लिखने का एक इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो जाता है. आपने कहा मिश्रित भाषा के बारे में भी बात की, तो आज के दौर में शायद हम कर भी नहीं सकते हैं. अगर हमें पानी भी पीना है तो हम नहीं कहेंगे कि हमें
एक पात्र में जल चाहिए, हम एक गिलास पानी ही बोलेंगे। तो वो हर दौर की एक भाषा होती है, उसकी कुछ कमी होती है, कुछ उसकी मजबूती होती है, वही रह जाती है। आपकी जो अब कहानी पे अगर चले तो जो आपकी नायिका है हीरा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे, क्या बैकग्राउंड क्या है? हीरा आजकल की लड़की है और मैरिड है, नौकरी करती है और शादी के बाद किसी पुरुष के प्रेम में भी पड़ गई है। और प्रेम में पड़ी है तो उसको कोई ऐसी डिलेमा उसके मन में नहीं है कि ये गलत है या मॉरली रॉन्ग है कि मैं शादी के साथ, वो प्यार को बहुत एक मासूमियत से देखती है, विदाउट दिस बैगेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, या एक औरत नहीं कर सकती ऐसा, या कि वो बहुत सेल्फिश साउंड करती है जब वो कहती है कि मेरा उस दूसरे पुरुष को प्रेम करना, मुझे अपने पति को से भी प्रेम करना है, इस तरह की बात। और उसके मन में जो एक डिसोनेंस आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, not the moral and ethical thing to do, but as a woman who has all these emotions, I think lots of women have these emotions, लेकिन हम कंडीशनिंग में रहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो अगर उसको एकदम इनोसेंट वे में अगर आप देखें तो वो औरत सिर्फ अपने इमोशंस को लिटरली पारदर्शी करके, अनड्रेस करके उसको एड्रेस करती है कि क्या है, और ऐसा करने में फिर वो वापस लौटती है अपने पुरखे औरतों की तरफ, अपने नानी की तरफ, अपनी नैन उसकी मौसी है और जो उनका जीवन था, और उन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स को अपने समय में कैसे डील किया, कितना मॉरली उनके ऊपर क्या क्या कंडीशनिंग थी, और इस पूरे प्रोसेस में वो अपने आप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। आपने जो पीछे लिखा है इसको जरा पढ़िए, बहुत खूबसूरत है। ये जो मन की उहापोह है, ये जो उहापोह है समाज की, प्रेम की और देह की एक दूसरे को काटती नैतिकताओं के द्वंद्व में उलझा एक मन है जो फौरी राहत के लिए अपने अतीत के सफर पर निकल पड़ता है। अतीत की नीम रोशन गलियों में जहां अपने अपने वक्तों को जीते पुरखे हैं, पुरखिने हैं, उनके रिश्ते हैं, सुख दुख हैं, उनका वैभव है। एक बड़ी दुनिया जो अब तुड़ी मुड़ी पुरानी तस्वीरों और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती स्मृतियों में जीवित है। अपने विवाहित जीवन में आई प्रेम की ताज़ा और जीवंत हिलोर में बंधी हीरा सिर्फ प्रेम की संपूर्णता को जानती है और उसे उसी निष्पाप भाव से जीना चाहती है, लेकिन जीवन की सुपरिभाषित सरणियों में न उसकी कामना अट पाती है, न उसका प्रेम। नतीजा खुद की और अपने सुकून की तलाश में भीतर और बाहर का सफर जो अपने साथ हमें भी एक दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। जो परिवार अब दुनिया के अलग अलग शहरों में फैला हुआ है, उसकी गहरी जड़ों को छूने की कोशिश, ताकि कहीं से अपने आज के खंड खंड सच को समझने का कोई सूत्र मिल जाए, वह सुकून मिल जाए जो किसी भी सांस लेती देह को चाहिए। ये जो कोई भी स्पाउस, औरत या आदमी किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो अपने में संपूर्ण नहीं है या अपने स्पाउस में संपूर्ण नहीं है, अपने पति में कुछ ना कुछ कमी वो देखती है, तलाश कर रही है कि एक ऐसा पूर्ण पुरुष, तो अधूरापन कुछ है शायद, लेकिन वो इसके लिए अपने पति को दोषी मानती है। हमने कई बार अपने दोस्तों में सुना है कि मेरा हस्बैंड तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, क्या करूं, बात करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत आम सी बात है वो, चाहे वो हमारे ऑफिस कल्चर में हो। जैसे उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, आपने ऑफिस स्पाउस का जिक्र किया। जब हम 8-10 घंटे ऑफिस में किसी व्यक्ति के साथ बिता रहे हैं तो वो जितनी आपकी परेशानियां सुनेगा और एक न्यूट्रल एंगल से सुनेगा, वो आपका पति नहीं सुनेगा। वो तो कहेगा कि ठीक है, ऑफिस भी आपको जाना है, घर भी आपको जाना है, बच्चे भी आपको संभालने हैं। तो ये जो संपूर्ण पुरुष और अधूरा पुरुष वाला एंगल है उसका, शायद वो इसी वजह से अट्रैक्ट हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि वो अपने को सही बता रही है और वो कह रही है कि मेरा पति गलत है क्योंकि मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी, उसने मुझे रोका नहीं। मैं इसको थोड़ा पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैंने जब ये किताब लिखी तो मुझे लगा कि बहुत बैशिंग होने वाली है इस किताब को लेके मेरी। बट यू नो व्हेन यू राइट तो आप ना सारे एंगल्स कवर नहीं करना चाहते, बिकॉज
आपके मन में जो आ रहा है या जो जो चीजें हैं, लेकिन आई एम वेरी स्केयर्ड। No, there is this angst, there is this pain which I can feel, in Hira. नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज हम लोग जो एक परिपाटी में देखते हैं कि औरत है उसको ऐसे रहना है, उसको पति के साथ रहना है, चाहे उसकी फुलफिलमेंट वहाँ हो रही हो ना हो रही हो। मर्दों को, पुरुषों को बहुत सालों से वो अपना एक नया खोज लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि सैंक्शन है, सैंक्शन भी है, गलत भी मानते हैं, फिर भी वो करते हैं। औरतें भी शायद करती रही, जो हमने उस दिन बात की थी कि बहुत जगहों पे बहुत ढके छुपे तरीके से चीजें होती हैं, क्योंकि मन को कोई इंसान मार नहीं सकता। अब वो मन को मारने की बात गलत है, सही है, उसके अगर हम उस प्रश्न से दूर हट जाएं तो ये इंसान का मन है जो हर चीज को चाहता है, वो 100 चीजें चाहता है, और उस 100 चीजों को करने में कई बार आप बहुत सेल्फिश और खुदगर्ज हो जाते हैं। कई बार आप अपने आप को देखते हैं कि नहीं ये सही नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली उस डायलेमा की ही बात है जो हम उस दिन भी कर रहे थे। तो आपकी इजाजत से मैं उस धुंधलाई स्पेस में पहुंच गई थी जहां मैं शिकार थी, जहां मुझे कोने में ठेल दिया गया था। मतलब वो खुद को विक्टिम बता रही है हीरा, और ये निर्मल था, निर्मल हस्बैंड है, ये निर्मल था जिसने मुझे दुख दिया था, धोखा किया था, मुझे ना समझकर, मेरे प्रयोजन को ना समझकर। जब मैं किसी दूसरे की तरफ बढ़ रही थी तब वो नहीं था मेरे पास। मुझे जो जोर से जकड़ क्यों नहीं लिया था उसने, क्यों पीछे रह गया था कहीं और दुनिया में, जबकि मैं एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही थी। क्यों नहीं था मेरे पास, जबकि तारिक बिना किसी आहट के निशब्द आवाज मेरे भीतर यूं प्रवेश कर रहा था कि निर्मल शने शने बाहर निकलता जा रहा था। मतलब वो मैं किसी मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ तो मेरा हस्बैंड क्यों नहीं था मुझे रोकने के लिए। बट ये तो बहुत ही नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि यू ऑलवेज ब्लेम समवन एल्स। यू मेक द हस्बैंड द फॉल गाय। इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हमें किताब पढ़नी है, क्योंकि एक नया एंगल है, और शायद नया नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहा गया है, बताया गया है, वो नई बात है। आप कुछ इसमें से पढ़ना चाहेंगे? मैं शायद वही पढ़ूंगी जो आपने मुझे कहा था। ये कनक ने ही कहा था कि ये हिस्सा आप पढ़िएगा। कुछ हिस्से मैंने इनसे शेयर किया था इस कार्यक्रम के पहले। ये हीरा की तरफ से है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर वक्त मैं दुविधा में हूँ, मैं बटी हुई हूँ। मुझे तारिक के उन सब दोस्तों से राह होती है जिनके नाम वो कैजुअली अपनी बातों में लाता रहता है। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मुझे किस शिद्दत से तकलीफ होती है, जबकि मुझे खुद पर हैरानी है ऐसा महसूस करने पर। वो रिहाना और माया और पारो और हुलिया का नाम लेता है, वो कई पुरुषों का नाम भी लेता है, लेकिन मेरा दिल इन लड़कियों के नाम पर अटक जाता है। लेकिन ये भी ठीक है, जलन डाल तो होगी। यही हिस्सा एक पेज और पढ़ देती हूँ। इस किताब का जो जायका है, आपने बिल्कुल सही चुना है टॉपिक, क्योंकि आज के संदर्भ में इससे ज्यादा कोई हॉट टॉपिक हो नहीं सकता है। उनसे उसकी कैसी आत्मीयता होगी, वो क्या बातें करता होगा, उसकी आंखें मिचमिचाकर चमक जाती होंगी, उसका चेहरा कितना सजीव जीवंत हो जाता होगा, उसकी आवाज़ कितनी जोशीली, उसकी ऐसी अंतरंगता के लिए मैं कितनी पॉजिटिव हो रही हूँ। और कोई भी स्त्री इसके संपर्क में आने के बाद कैसे दूर जा सकती है, उसका साथ कितना सम्मोहित करने वाला है। उस दिन की पार्टी के बाद हम शायद 6-7 बार मिले होंगे, कभी सरबजीत के साथ, 2 बार अकेले, वो भी संयोग से, टॉम शेपर्ड का कोई नाटक के बाद थिएटर के बाहर, और दूसरी बार कैफे टर्टल के बुक शॉप में। तब हमने कॉफ़ी और एप्पल पाई दिया था, कुछ देर साथ बैठे थे। उसका लंबा सतर शरीर किसी आलस्य में शिथिल था। कुर्सी पर वो ढीले पुष्ट से सर टिकाकर बैठा था, जैसे उसके पास समय ही समय हो मेरी बात सुनने के लिए। उसके चेहरे पर जरा सा स्मित था, या तो मुझे किसी बच्चे की तरह बहलाने का सा भाव, या फिर दम्भ भरा अहंकार। मैं कुछ अस्थिर थी और बेमतलब बहुत सा बोलती रही अपने घबराहट को छुपाने के लिए। वो चुप पीछे लेटा सा मेरे बोलने को सुनता रहा।
कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, हम फिर चुपचाप बाहर कल्चर सेंटर के लॉन में चले गए थे। वो दोपहरी मेरे मन में बहुत विचलन पैदा करने वाली थी। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी और इस बात से खुद पर रोष हो रहा था। मैंने फिर इसी हलचल में मीता को फ़ोन किया था, शायद तारिक की कोई चर्चा हो जाए, और जब उसने एक बार भी ये नहीं किया तो मुझे एकदम से चिड़चिड़ेपन का एहसास हुआ। मेरा सर भारी हो गया, मेरे हाथ पैर कठोर जैसे गर्म लू बह रही हो और मैं तपते रेगिस्तान में अकेले चल रही हूँ। निर्मल मुझे यूं अनमना बेचैन देखता रहा। दिन बीतते रहे, मैं किसी कसे तार से खींची सी, कोई फ़ोन कोई मैसेज। कभी कभी बाथरूम में अकेले उसका नाम बोलती, उसके नाम का स्वाद मेरी जुबान पर घुलता और तुरंत अपनी इस बचकानी हरकत पर शर्मिंदगी से नहा जाती। क्या मैं पहले आकर्षण में पड़ी कोई किशोरी थी? मेरा शरीर किसी जूड़ी के बुखार में पड़ा ठंडा गर्म होता। हो क्या रहा था मुझे? जब रात निर्मल मुझे खींचता, मैं लकड़ी के कुंदे से पड़ जाती। बहुत सुंदर। दिस इज वो प्रेम में पड़ रही है, वो हिस्सा है। फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव। सो वो कहती है हीरा एक जगह कि उसके तारिक से मिलने के बाद वो जो जीवंत होती है तो उसका प्रेम अपने पति के लिए भी और बढ़ जाता है। सो देयर इज अ स्पार्क इन लाइफ। यस। क्यों? इसलिए कि अगेन तो मे बी आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। नहीं अरे आप बिंदास बोलिए। No, I'm enjoying because I wrote the book. इसी टॉपिक पे मैंने लिखा। शायद कई बार होता है कि आप जो प्रेम में पड़ना होता है ना, इनिशियली व्हेन यू फॉल इन लव, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड। लेकिन कोई भी प्रेम धीरे धीरे एक रूटीन में बदलता जाता है और जो शुरुआत का जो जोश है, उत्साह है, लगातार एक दूसरे से मिलने की जो बेचैनी होती है, वो बाय नेचर ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम होने लगता है। उसके बाद आपको लगता है कि ये जीवन तो बहुत रूटीन है, बोरिंग है, आप 100 चीजें कर रहे हैं, वो बोरिंग ही लगता है। फिर आप एक हाई की तलाश में होते हैं और नए प्रेम में पड़ते हैं, आपको लगता है ये फिर वही हाई मुझे देगा। तो शायद जो एक रास्ता आ जाती है शादियों में बहुत लंबे सालों के बाद, शायद हमारे यहाँ तो कम होता है, विदेश में तो लोग कंटिन्यूअसली इसी हाई की तलाश में रहते हैं। तो जो फॉलिंग इन लव की जो फीलिंग है वो आपको मतलब आपके गुलाबी चश्मे लग जाते हैं और हर चीज आपको रंगीन दिखती है। तो ये बहुत नेचुरल है कि आप खोजें, आप एक कंडीशनिंग में नहीं खोजते, आप उस खोज को एक दूसरे तरफ लेके जाते हैं। जैसे आप कोई और चीज करने लगते हैं, आप अपने पैशन को तलाशते हैं। कोई हाई ऐसा नहीं कि प्रेम से ही मिलता है। मैं किताब लिख रही हूँ, मुझे उससे हाई मिलता है। कोई संगीत में डूबा है तो उसको वही सबसे बड़ा हाई उसके लिए है। लेकिन कोई चीज आप हमेशा तलाशते हैं और वो तलाश कंटिन्यूअसली आपके लाइफ में अगर रहती है तो आप जीवंत हैं, वरना आप सिर्फ यू आर डाइंग। क्योंकि यहाँ पे दैट स्पार्क इज गॉन। आप जीवन जी रहे हैं, आप उठते हैं, सारी चीज आप करते हैं इन अ रूटीन वे ओनली। ठीक, आपने इश्क का नशा तो सर चढ़कर बोलते हैं वरना तो फिर वही जो मंडेन जिंदगी की बात कर रही है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। तो अब ये बताइए कि व्हाई डजंट शी फील गिल्टी? वो बहुत खुश है इस चीज से कि नहीं वो बहुत गिल्टी फील करती है। ये पूरी किताब उसकी गिल्ट की किताब है, मतलब प्रेम में पढ़ने और फिर अपने आप को सॉर्ट आउट करने की किताब है कि क्या है सही, क्या मैं, वो अपने आप को भी बार बार क्वेश्चन करती है कि ये इज इट राइट। मैं अगर एक शादी में बहुत खुश हूँ तो मुझे किस चीज की तलाश थी, मैं क्यों जा रही हूँ? तो ये जो प्रश्न है वो खुद से भी लगातार करती रहती है। कि वो कहीं एक जगह कहती है कि मैं चाहती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ सहज हो जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे दो कश्तियों पे सवार होना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। कम से कम पुरसुकून नहीं रह सकता इंसान अगर वो ये कर रहा है। वो शायद एंड में ये समझना चाहती है कि उसका जो प्रेम है वो निर्मल उसके पति के साथ ही है। लेकिन ये जो हमारा समाज है जिसमें पुरुष दोस्त नहीं हो सकते, तो क्या एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहाँ उसके पुरुष दोस्त हो जिनसे वो एक लेवल पे इंटरैक्ट करे। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पति भी शक करेंगे, सस्पिशन होगा, आप खुद को भी सस्पिशन के दायरे में लाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा या तीसरा आपसे पूछता है, आप अपने आप से भी प्रश्न पूछते हैं। हमारे अपनी भी कंडीशनिंग होती है 100 चीजों की।
तो हम हमेशा लगातार अपने आप को पूछते कि ये जो हम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कोई दुनिया, बहुत यूटोपियन दुनिया है। और मुझे एक फिल्म की याद आ रही है, इसमें मैंने जिक्र भी किया है, जूले जिम एक फिल्म है जिसमें दो दोस्त हैं और एक लड़की है, और बहुत ही मतलब फ्रेंच फिल्म एंड उस ज़माने की दुनिया जो 60s और 70s में बाहर यूरोप में होता था, वेरी फ्री एंड येट ह्यूमन इमोशन ऐसा है कि वो जेलसी है और पॉसेसिवनेस है, वो सब चीज़ भी हर किसी के अंदर होती है। तो ये कोई यूटोपियन वर्ल्ड आपको मिलेगा नहीं जहाँ पे आप 3 या 4 या इवन 2 प्रेम कर लें और एक मज़े से रह लें, वो नहीं होता कभी। और नहीं होता है इसलिए ये चीज़ों के लिए इतना सारा डिसोनेंस आपके भीतर होता है, या आप खुद को पूछते हैं कि ये क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, तो जो आपने पहले कहा उसी पे लेट अस स्टिक टू दैट कि ऐसी दुनिया हो जहाँ पुरुष दोस्त हो। हाँ, इंशाल्लाह जरूर बनेगी जल्दी जल्दी। और आप इसमें से कुछ पढ़ना चाहेंगी या कुछ किसी और कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगी? तारिक और निर्मल में क्या फर्क है? एक जो क्या चीज है कि वो निर्मल को छोड़ के तारिक की तरफ आकर्षित हुई जबकि निर्मल से उसको बहुत प्रेम है? ये मजे की बात है कि तारिक इसमें कहीं भी किताब में बहुत ओवर्टली उपस्थित नहीं है। वो इसके सोचने में आता रहता है और इसके कल्पना में बहुत रहता है, और जो भी इसका प्रेम प्रसंग है उसके साथ वो सब हिडन है एक तरह से। और वो अंत में आता है जब वो बड़ी अच्छी बातें कहता है उसको, शायद वही हिस्सा मैं पढ़ती हूँ, सो दैट एक आइडिया हो। कुछ तो तारिक में अच्छा होगा, वो हमें जानना है। ये कुछ एक हिस्सा है जब वो काफी दिनों से तारिक और निर्मल दोनों से बहुत दूर है और फिर लौटी है और पुराने खत उसको तारिक के लिखते हैं और दोबारा उनको निकाल कर पढ़ती है, और उसके बाद का एक ऑलमोस्ट एंड है ये किताब का। मैं पत्रों को लिफाफे में वापस रखती हूँ, लेट कर मैं छत की ओर देखती हूँ। कमरा नीली रोशनी में नहाया हुआ है। तारिक से बात करने की अचानक एक तीखी निराशाजनक तड़प मेरे अंदर है। मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस फूल रही है। मैं इतने दिनों कैसे जिंदा थी उसके बिना, उससे महीनों बात नहीं की थी। अचानक ख्याल आता है शायद वो जीवन में आगे बढ़ गया हो, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया हो, किसी से प्यार हो गया हो। मैं फ़ोन उठाती हूँ, उसका नंबर डायल करती हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अभी इन सभी महीनों में मैं दूर रही और अब जैसे ही घंटी बजी मैं पागल अधीर हो गई। 10 रिंग के बाद मेरे दिल पर हथौड़े चल रहे थे, मेरी हथेलियों में पसीना है और अचानक एक क्लिक होता है और उसकी नींद से भरी आवाज़ आती है, आलसी, निंदासी, दुखड़ी, उन सभी तत्वों से युक्त जिसने मुझे उसके लिए पागल बना दिया था। हीरा, उसकी आवाज़ इतनी शांत थी, तब मैं क्यों हकला रही थी? तारिक, मैं बस इतना ही बोल पाई। हीरा स्वीटहार्ट आ जाओ, वह आदेश देता है। रात के इस समय? हाँ, इस समय मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वह फ़ोन रखता है। रात के 10 बजे है। मैं एक शॉल लपेटती हूँ, माँ के लिए एक नोट छोड़ती हूँ। मुझे बाहर जाना है माँ, चिंता मत करिए, आपके जागने से पहले वापस आ जाऊँगी। कुछ ज़रूरी काम है, लौट कर बताती हूँ। मैंने नोट को अपने बेड साइड पर रख दिया और बाहर निकल गई। रात में उसका घर 15 मिनट की दूरी पर था। हम बिना एक दूसरे को छुए चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर करीब 10 मिनट के बाद वो उठता है, मुझे गले से लगा लेता है। हीरा मेरी जान, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसकी आवाज़ कोमल है। मैं उसके धुएं की गंध और गर्म शरीर की गंध को सूंघती हूँ। वह अजीब तरह से सुकून देने वाला है, भावुक या कामुक तो बिल्कुल नहीं। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया तो तुमने क्यों नहीं किया? मैं उसके जैकेट में बुदबुदाती हूँ। कौन अधिक असुरक्षित है? हु इज़ मोर वल्नरेबल? मैं हंसती हूँ। मैं वह कॉफ़ी बनाने चला जाता है और मैं काउच पर लेट जाती हूँ। निर्मल एक दिन के बाद वापस आ रहा है। मैं उसे सूचित करती हूँ, रानी एक बात याद रखो, हम हमेशा एक दूसरे पर मुनहसर रहेंगे, एक तरह से जुड़वा हैं। तुम मेरी ऑल्टरनेट सेल्फ हो। मैं जहाँ भी रहूँ, जो भी मेरे साथ रहे, तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगी। यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ मी। बाकी सब भूल कर निर्मल के साथ खुश रहो और सबसे बढ़कर अपने आप में खुश रहो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा हीरा। उसकी बातें मुझे सहला रही थी, सुकून दे रही थी। निर्मल को ये समझाने के लिए तुम्हें तरीके और साधन निकालने होंगे। उसे पता होना चाहिए कि मैं उसकी लड़की को भगा नहीं ले जाऊंगा कभी। हम हमेशा एक साथ चीजें करेंगे, लेकिन प्रेमी के रूप में नहीं, दो लोगों के रूप में।
अलग अलग व्यक्ति जो एक दूसरे को सपने, समझ और रचनात्मकता प्रदान करेंगे। क्या तुम समझ रही हो? मैं एक बच्चे की तरह सर हिलाती हूँ, फिर उसे गले लगाती हूँ जैसे कोई सखा बंधु हो। You will always have the same memories। वो जेरार्ड डेपर्डियो और इजाबेला अरजानी को कोट करता है कैमिल क्लॉदियल फिल्म का एक डायलॉग। अगले दिन मैं खुशी से उमड़ रही हूँ, माँ शाम को आएंगी, वह मुझे निर्मल के साथ अकेले छोड़ना चाहती हैं। इतने महीनों के बाद तुम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले होगे। माँ फिर आश्वासन मांगती हैं, हीरा तुम निर्मल से खुश हो? मैं संजीदगी से सच कहती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ। आज सड़क पर झड़ते पत्तों का खुमार था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या हम लोग कुछ सवाल, किसी को कुछ पूछना है प्रतीक्षा जी से? You know, the paragraphs which you've read or she's read, they're so descriptive that I feel maybe this is a personal story that you've written. I mean, you can actually imagine things when you're reading them. It's like a movie going in front of you. So the descriptions are very, very intense, and the words are beautiful. So I want to know if this has a personal kind of a story within your story. No, not really, but I have written in this कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेरी कल्पना की हैं, कुछ सुनी हुई, कुछ भोगी हुई भी, और उन सब चीज़ों में हम बहुत सारा इमेजिनेशन डालते हैं। सो शायद मेरे जानने वाले जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत कैरेक्टर्स इनको दिखेंगे जिसका कुछ कुछ आ रहा है। जैसे मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि तारीफ का एक there is some description, you know, so I said this I have taken from you। So he's got a scar, you know, here। और कभी बचपन में वो किसी गाय को छेड़ रहा था और गाय ने इसको बिल्कुल दौड़ा दिया था, तो he's got a nice big scar over here। तो तारीख के डिस्क्रिप्शन में there is a scar and that गाय वाली चीज है। तो आपने गलत कैरेक्टर पे डाल दिया। थोड़ा सा तो छुपाना पड़ेगा। No, but it is actually, I have a lot of men friends and I'm glad कि I have men friends like that, जिनके साथ मैं I'm not, ये भी शायद है कि ऑफिस में जब आप काम करते हो, you go on tour, you go with men and with some you connect better than others, वो भी बात है, but everything is like here and there आपको कुछ सच भी मिलेगा, but you have to find out कि सच क्या है। So it shouldn't be falling in love. It should be intoxicated and high in love. You have to be high. When you fall in love, you are high in love। This is one of the most fascinating books that we are going to be reading. I'm looking forward to reading it, Pratyaksha. I have a question for you which is not relevant, which is deeply relevant to your story. When they say that you are looking for novelty, कि एक में से दूसरा, जब उसमें एक boredom, एक monotony, एक रिश्ते में आ जाती है, particularly husband-wife relationships. So when you're looking for that novelty, there is a very fine line between love and lust. I agree. So when you say that the boredom sets in your opinion, has the lust died out? No, on the other hand, if you read the book, so she finds कि lust, or how do we call it, that with her husband is much better than it was with Tariq ever. So it's I mean I tried, कोई stereotype इसमें नहीं है कि वो चीज़ खत्म हो गई. So she's actually very surprised because she thinks कि निर्मल के साथ तो सब चीज़ everything is good. Yet कहीं पे इसमें एक हिस्सा है कि तारिक क्या करता है उसको, and why did she fall in love with him? It takes her to unknown journeys, takes her somewhere, you know, जो कुछ अनजान दुनिया में, opens हजारों windows for her. तो शायद जो एक रूटीन में आप जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ तोड़-फोड़ कोई कर देता है कि चाहे क्रिएटिव तोड़-फोड़ हो, चाहे कुछ भी हो. एंड एक और चीज़ मैंने रियलाइज की है ना ऑल दीज इयर्स कि कई बार जब आप रूटीन से बोर होते हैं और फिर एक समय पे आप इसी रूटीन की तलाश में लौटते हैं. यू वांट अ रूटीन and you want it sometimes so badly. You kind of security. Yeah, because it is such comfort. जैसे हम कहते हैं ना वो दाल चावल खाने का the comfort food. Routine is a comfort food for you. उसके बिना आपका जीवन कुछ नहीं है. तो ये जो हमारा मन है वो इतना
बदमाश है एक्चुअली, इट वॉन्ट लेट यू स्टे हैप्पी इन एनी स्पेस। तो आप खोजते हैं हर चीज में, आप कोई नया एक और नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट लेवल आप खोजते रहते हैं। जो बात आपने कही लस्ट की और इसकी, तो वृक्षकटिकम एक नाटक है जिसमें कि जो हमारा हीरो है वो वसंत सेना के साथ में उसके संबंध हो जाते हैं। तो उसकी पत्नी, जब वो उसके संबंध हो जाते हैं, शारीरिक संबंध हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने पत्नी के सानिध्य में जाता है। तो पत्नी बाद में वसंत सेना से कह रही है, आपसे मिलने के बाद ये मुझे बहुत अच्छी तरह प्यार करते हैं। So to each his own. So your one last question, is your opinion also like mine, that man is not a monogamous animal? Yeah, I So think polygamy is actually part of the human DNA, and it is only natural for a person to want to have multiple sexual relationships, and it's only society which has imposed the values upon us. So what is your view on that? I don't know. I have read so much about it. मुझे अभी immediately एक किताब याद आ रही है। एक समय when we were younger and everybody was reading that, Thy Neighbor's Wife. Yes. है ना? So now I read it when I shouldn't have read it actually. I was reading books much ahead of my age, and I read it at that time and I was pretty shocked, and I realized कि उसमें तो सिर्फ यही है, you know, how you can have multiple relationships and open marriages की बात हम बहुत अभी इंडिया में भी you're getting all these things ना, कि ये जो वर्क्स ऑफिस में ऑफिस स्पाउस है, या आप सारी चीज उससे कन्फाइड कर रहे हो, या योर ओपन मैरिजेस पे बहुत कहानियां भी लिखी जा रही है इवन इन इंडिया, आई मीन अब्रॉड तो दे आर राइटिंग दैट। तो शायद लगता है कि हम लोग जिस तरह की सोसाइटी, जिस तरह के समय में मूव कर रहे हैं, लिव इन हैज बिकम सच अ नॉर्म। मतलब अगर आप बच्चों को भी कहोगे कि शादी करो, दे से व्हाट, आई मीन आप किस तरह की बात कर रही हैं, तो वो दुनिया अभी आ गई है। और ये जो जनरेशन है, हमारे बाद वाली जनरेशन, जैसे मैं कई बार हंस के बोलती हूँ ना कि पहले हमारे समय में प्यार क्या होता था, किसी ने आके कह दिया तो बड़ी अच्छी लग रही, 4 बार उसने कह दिया तो आपको तुरंत उससे प्यार हो गया, क्योंकि आपके पास एवेन्यूज मिलने के और इंटरैक्ट करने के बहुत कम होते थे। तो उस उम्र में कोई आके आपकी तारीफ करता है तो आप उसी को प्यार समझ लेते हैं। लेकिन आज वाली जनरेशन है वेरी, दे विल हैव यू नो लाइक बहुत लोगों से मिलेंगे एंड देन दे डिसाइड कि हाँ दिस इज लव। तो शायद वो प्यार को ज्यादा जानते हैं हमारे बनस्पत। लेकिन वो बात आपने सही कही, वो कंडीशनिंग है, हमने सोसाइटी के नॉर्म्स बनाए कि ये सही है और ये गलत है, और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और उस इम्प्लीमेंटेशन में वो कंडीशनिंग हजारों साल की हो गई, जब ऐसे रहेंगे ऐसे रहेंगे, मन तो भागता ही रहता है हर समय। खासतौर से औरत के लिए, क्योंकि इंडिया में शादी बराबरी का रिश्ता नहीं है। तो एक औरत के लिए शादी से बाहर जाना, पर आपने जैसे कहा कि पहले किसी एक को साथ रहे फिर दूसरे के साथ रहे, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल इरोजन। जब तक आप अपने परफेक्ट पर्सन के पास पहुंचेंगे, यू विल बी टोटली ड्रेन्ड। पर परफेक्ट पर्सन भी कोई नहीं मिलता ना, कौन होता है परफेक्ट पर्सन? तो कोई नहीं होता। You know, the perfection parameters also then keep shifting. And you're also not perfect. Exactly. तो आप आज वो कुछ सोच रही है, जैसे मेरी कैरेक्टर भी है, शी इज थिंकिंग समथिंग टुडे। अभी लोग ना आज ये चीज चाहिए, और मे बी इयर्स डाउन द लाइन हमारी वांट ही चेंज हो गई, वी डोंट वांट दैट एनीमोर। According to me, I think the institution of marriage is very soon going to become an obsolete. Yes, absolutely. It's an obsolete term, because if you see the generation which is coming up now, they don't believe in all the norms that we were taught, or what the morals and the values that were instilled into us. They're not there anymore. Maybe I can't tell my children that don't do this. So you cannot impose those values. So very soon this institute is going to become obsolete. And Do you ये भी agree है with ना, me? the our generation और हमारे से एक हाफ जनरेशन डाउन द लाइन, I'm saying हाफ जनरेशन। तो ये जो किताब है वो उस हाफ जनरेशन आगे की किताब है, और जो एकदम फुल जनरेशन हमारे पीछे है, उनके लिए तो ये सब कोई मायने नहीं रखता, ये डायलेमा भी नहीं होता उनको। So maybe this is recording the transition phase of when a woman is trying to become more open and more independent, and you know like even voicing your wants to yourself. आप खुद को भी admit नहीं करते कि you know I can have these emotions, या मैं ये सब yearnings मेरे भीतर हो सकती हैं।
वो हम लोग खुद को एडमिट नहीं करते। तो ऐसा एक समय आता है जब आप इसको आर्टिकुलेट करते हैं, और आर्टिकुलेट करना और बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। मे बी 1 generation and 2 generation down the line it's going to be very different. शादी वादी वैसे ही I think ours is the only yeah, we are generation going to be the, which is left, which used to listen to the husbands and the fathers and the brothers and then the sons. yes, absolutely. Yeah, no, it's not a question, it's just a comment. Because always, Pratiksha, I find great honesty in what you write. Because we may not want to admit it, but a lot of what she has in there are feelings that they may not be completely in all of us, but shades are there constantly. I mean, it's not possible to get to the age I am, for example, where you will not have felt an attraction for somebody or whatever. So I think honesty, that's a big thing, and I like the way that you constantly push the envelope to understand what is actually going on inside. So it's more of a comment on the kind of writing, and which is why I think your books are so make you think so much. And Baki, was there a book called Panchva Purush or something in which there is this thing of having a different Purush who satisfies different parts of you, so whether it's the intellect or whether it's the physical, ऐसा कोई I think आधे अधूरे नहीं, there is a book like this with this kind of title also, where there is either a story or a book I remember reading where, you know, there are these 5 people or 5 different aspects of a person, because you are so, you know, you are so multi-layered, so it's not one thing that you want. So forget about perfection, it's also within you to want like these many things, and to actually be able to why should you want to push down one part of you as against another part of you? So why are you making these choices in your life all the time? Why should you have to make these choices? So whether it's a woman or a man, it doesn't really matter. So I mean, they're just like out of what you read, and I think this is going to be really interesting and make you think a lot. First of all, thanks a lot, Madam Pratiksha, that you gathered the strength to write on such a complicated topic. But I want to know whether you define what is love in your book, and what was the main motto to write this book. Because you writers' work is very complicated. बहुत जटिल काम है आप लोगों का. आप समाज को कुछ न कुछ प्रेरणा देने के लिए कोई पुस्तक लिखते हैं, आप लेखक लोग, और ये काम हम लोग नहीं कर सकते. जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं हमें तो इनकी कोई मतलब नहीं, समय नहीं, उतना सोच नहीं. आप लोगों को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है किसी टॉपिक पर लिखने के लिए. जब आप लिखते हैं तो प्रेम क्या है, उसको कैसे आपने परिभाषित किया है अपने इस पुस्तक में, वो जानना चाहता हूँ. और समाज को क्या प्रेरणा देना चाहती थी आप अपने इस पुस्तक के द्वारा, वो समझना चाहिए. एक बात तो मेरा बड़ा बहुत शिद्दत से मानती हूँ कि जब लेखक लिखता है तो वो कोई टॉर्च बेरर नहीं है, कोई एक्टिविस्ट नहीं है, और वो कुछ सही गलत बताने के लिए कोई मॉरल प्रीचर नहीं है. वो सिर्फ अपने समय को और अपने समाज को कितने बेस्ट वे में डॉक्यूमेंट कर सकता है, मैं मानती हूँ कि लेखक वो होता है. तो मैं इसमें, जैसे मैंने बोला ना कि अब ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है कि एक औरत है जो शादी के बाहर प्रेम कर रही है और बड़े हक से प्रेम कर रही है, वो इसको कुछ गलत या गुनाह नहीं समझ रही. ऐसा नहीं है कि ये औरत इसी समय की औरत है, बहुत पहले भी इस तरह की औरतें होती थी, गाँव में होती थी, बहुत अपर मिडिल क्लास में होती थी. शायद ये जो मिडिल क्लास मोरालिटी है उससे मिडिल क्लास ही मारा हुआ है. बट जो चीज़ है प्रेम क्या है, इसको तो कोई शायद नहीं बता पाएगा. मेरे लिए जो प्रेम है वो आपके लिए कोई और चीज़ होगी, किसी और के लिए कोई और चीज़ होगी. और प्रेम के भी बहुत अलग अलग स्वरूप हैं. इट इज़ गॉट डिफरेंट फॉर्म्स. व्हाट वी फील फॉर आवर चिल्ड्रन, व्हाट वी फील फॉर फ्रेंड्स, व्हाट वी फील फॉर स्पाउस. उसके अलग अलग नाम हैं. कभी स्नेह कहते हैं, कभी प्यार कहते हैं, अलग अलग नाम. हाँ नहीं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन प्रेम भी आप फिर उसको कैसे, मतलब किसी के लिए आप जो बात कह रहे हैं
उसमें फिजिकल रिलेशनशिप की एक जो अगर वो एलिमेंट हम ऐड करें तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अदरवाइज आप किसी पुरुष से दोस्ती रख सकते हैं, स्नेह भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। कोई दोस्ती बिना स्नेह के नहीं होती, बिना सखा भाव के नहीं होती। मेरा कहना है कि साहित्य जो आप साहित्य समाज का दर्पण होता है। What's happening in the society that comes in the mind of a person. Yes. That person gathers courage to write them. I gather courage because ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा it's very delicate. Like Preeti said, it's a very. I found the book also. It's a Prani Basu book. The Fifth अच्छा, Man. okay. पिछले एक साल पहले एक केस में इसी तरह का मेरे पास आया था और उसमें भी हम लोग उसका हस्बैंड को दोषी ठहराए थे। तुम क्यों जाने थे, जो आप क्यों नहीं रोके, वो हीरा कह रही है। नहीं, लेकिन ये जो एक हिस्सा है ना, ये बहुत छोटा सा एक हिस्सा है कि जब उसके पति को पता चलता है और वो बहुत नाराज है, वो बहुत एक टेंडर मोमेंट है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो तुमसे सब चीज शेयर करती हूँ और तुमसे मुझे सुकून मिलता था, तो अब जब मैं दुख में हूँ, इस दुख में कि मैंने तुमको बिट्रे किया, तुमको हर्ट किया, और तब भी इन सम फनी वेज से कि मैं फिर भी जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं तुमसे एक दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा करती हूँ जो मुझे आके सहेज लेगा। ये एक तरह से मुझे लगता है ये प्रेम की पराकाष्ठा है, जो कि वो सेक्स है या लस्ट है, उसके बियॉन्ड वो चीज जाती है। तो वो उस तरह के प्रेम की उम्मीद उससे कर रही है। तो ये बहुत मतलब इट कैन बी कॉन्स्ट्रूड इन अ वेरी सेल्फिश मैनर। मुझे खुद लगा था कि ये बहुत लोग इसको सोचेंगे कि ये तो औरत बहुत सेल्फिश है, इसको सारा चीज चाहिए, शी वांट्स द ब्रेड एंड द केक एंड एवरी डैम थिंग। Why not? एंड व्हाई नॉट। पिछले 5 साल पहले मेरे पास एफएम पर आते हैं लव गुरु, वो केस आ गया था कि उसकी वाइफ को लव गुरु से प्यार हो गया। तो इस तरह की चीजें चूंकि व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी दैट कम्स थ्रू these things are happening in the society। आप सोशल मीडिया पे जाइएगा, सोशल मीडिया पे इट्स ऑल्सो अ केस स्टडी, क्योंकि जो औरतें घर में रहती थी, बंद रहती थी, पति के बहुत कंट्रोल में भी रहती थी, उन्होंने फेसबुक पे जाके और सोशल मीडिया पे जाके लोगों के बड़े प्रेम प्रसंग हुए, क्योंकि वहाँ एक अनोनिमिटी थी, उनको फिजिकली कोई नहीं देख रहा था, प्रोबेबली उन्होंने कोई फेक आईडी भी बनाया होगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स वे कमिंग आउट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि आप अगर उसको एक तरह से देखें तो बहुत गलत चीज है, और दूसरी तरफ कई लोग उसको ये भी कह रहे थे कि चलो इनको मौका मिला, ये तो कभी किसी दुनिया में इन्होंने किसी दूसरे पुरुष से शायद फिजिकली बात करने का एक छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में ये मौका नहीं मिलता है, तो सोशल मीडिया ने, इंटरनेट ने ये मौका दिया उनको टू कम आउट एंड दे आर कमिंग आउट इन अ रियल बिग वे। ये सब भी सच्चाई है आज की, इसको हम हाइड अवे नहीं कर सकते। तो दुनिया यही हो रही है, और दुनिया तो जैसे इन्होंने कहा एकदम ही चेंज हो जाने वाली है। अभी another 10 years आप दीजिए, फिर इस तरह की किताब भी, मेरी किताब भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। We have no more time for questions. We have to wind up. मन तो नहीं कर रहा, पर शाम को खत्म करना पड़ेगा। Before I end, आप ही के सेंटिमेंट को आगे रखते हुए आपकी इजाजत से एक नज़्म जल्दी से पढ़ देती हूँ दीप्ति मिश्रा की, which there's a lady has written about being totally unapologetic about the flight of her emotions. वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि मुझको वो मिल जाए वो, माफ कीजिएगा, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो, बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी है, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। Before we end the evening, मालविका जोशी जी से मैं गुजारिश करूंगी कि हमारी विशिष्ट अतिथि को फेलिसिटेट करें। Malvika Joshi ji is also a brilliant storyteller and she works in stories for children.
प्रभा खेतान फाउंडेशन एहसास विमेन दिल्ली की ओर से आप सभी का आभार। अतिथि वक्ता प्रत्यक्षा सिन्हा, संवादकर्ता कनक रेखा चौहान जी का भी आभार। कनक रेखा चौहान जी हमारी लखनऊ एहसास की विशिष्ट मेंबर हैं। आपकी बातचीत ने शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रयोजक श्री सीमेंट, सहयोगी दिनेश नंदिनी रामकृष्ण डालमिया फाउंडेशन, मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। शुक्रिया। यहाँ पे इस किताब की कॉपियाँ रखी हैं, आप लोग सब लीजिए और प्रत्यक्ष Thank you. Thank you so much.